गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोटिवेशन विद फिजिक्स। पिछले क्लास में हम लोग रिफ्लेक्शन के बारे में डिटेल्स पढ़ गए थे और दो टॉपिक रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन के बारे में भी हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग स्पेशली जो हमारा क्लास का टॉपिक है दर्पण, उस दर्पण के बारे में हम लोग जानेंगे। तो हम लोग देखें दर्पण, दर्पण यानी कि मिरर। तो इस दर्पण को हम लोग दो भाग में बांटेंगे। देखिए, एक भाग होगा समतल दर्पण यानी कि प्लेन मिरर, प्लेन मिरर, और दूसरा भाग होगा गोलीय दर्पण यानी कि स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर। ठीक है। अब यह जो गोलीय दर्पण है यह भी दो भाग में होता है। इसको देख लीजिए, एक होता है अवतल दर्पण माने कॉनकेव मिरर, और दूसरा होता है उत्तल दर्पण यानी कि कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है। तो इस तरह से आकृति के हिसाब से तीन तरह के दर्पण हो गए, एक समतल दर्पण, एक अवतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण। तो यह अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों गोलीय दर्पण कहलाता है और यह समतल कहलाता है। क्या कारण है कि यह जो दर्पण बनता है वह एक समतल भाग का होता है। इसे मान लीजिए कि हमारा एगो शीशा का, देखिए यहाँ लेते हैं, हमारा एगो शीशा का एक स्लैब हम ले लिए, सीधा एकदम प्लेन, उसके एक तरफ से पेंट कर दिया जाएगा ऐसे। तो इधर का भाग पेंट हो गया, तो इधर से प्रकाश का परिवर्तन ऐसे होगा, देखिए ऐसे। क्लियर। अब ये गोलीय दर्पण क्या है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो इसको जानिए। आप कल्पना कीजिए कि यहां पर हम एक शीशा का गोला लेते हैं, गोला मतलब कि खोखला गोला। ठीक है, खोखला गोला, खोखला शीशा का गोला। तो जब यह गोला है तो उसका कोई ना कोई एक केंद्र होगा, क्योंकि बिना केंद्र का कोई गोला का चीज नहीं होती। यही इसी को मान लिए हम केंद्र, केंद्र मान लीजिए सेंटर से होता है सी, तो हम सी लिख दिए। क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे कि इसमें से कैसे यह अवतल और उत्तल बनेगा, तो इसी में से कुछ भाग हम काट लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि इसको हम यहां से काट लिए, हाई पोर्शन निकाल लिए, तो जाहिर सी बात है कि अगर कोई खोखला गोला है और उसका कुछ भाग हम काट कर निकालेंगे तो वह कटोरी जैसा निकल जाएगा। तो इस भाग को हम यहां निकाल दिए, देखिए यहां लेकर रख दिए, कटोरी जैसा यह हो गया, बिल्कुल कटोरी। मैंने समझिए कि यहां भी रख दीजिए, एक दोनों को पास रख दीजिए, दोनों के लिए कहीं भाग है। ठीक है। अब कौन उत्तल होगा कौन अवतल होगा, इस स्ट्रक्चर को जानिए। तो देखिए, अगर ये उठा हुआ भाग बाहर के तरफ से पेंट कर दीजिएगा ऐसे, तो इधर से प्रकाश का परिवर्तन होगा ऐसे। ठीक है। तो यह कहलाएगा अवतल, यानी कि बाहरी भाग को हम पेंट कर देंगे तो अंदर के भाग से प्रकाश का परिवर्तन होगा। ये देखिए तीर के निशान गलती हो गया ऐसे। और ठीक इसी भाग का मतलब गोला एक ही काटे हैं, भाग एक ही काटे हैं, अगर हम अंदर से पेंट कर देंगे, देखिए जो धंसा हुआ भाग है उसी को हम पेंट कर दिए, तो जाहिर सी बात है कि प्रकाश का परिवर्तन ऐसे होगा, ऐसे होगा उठे हुए भाग से। तो यह भाग कहलाएगा उत्तल। ठीक है। तो दोनों का दोनों इस
खोखले गोले का ही भाग है, जो उसमें से भाग निकाल के काटे हैं इस तरह से कटोरी जैसा। तो एक ये अंदर का भाग हो गया, बाहर का भाग हो गया। तो अंदर के बाहर के भाग को पेंट कर देंगे, अंदर के भाग से परिवर्तन होगा तो ये अवतल, या इसमें अंदर के भाग को पेंट कर देंगे, बाहर के भाग से परिवर्तन होगा तो उत्तल। ठीक है, तो स्ट्रक्चर के हिसाब से ये 3 प्रकार के दर्पण हो गए। ठीक है, एक समतल दर्पण और एक गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण इसलिए कहते हैं कि यह दोनों का दोनों दर्पण एक खोखला गोला का भाग होता है। तो हम कल्पना किए हैं कि खोखला शीशा का गोला ले लिए, उसी में से एक कटोरी काट लिए और काट करके दोनों दर्पण बना लिए। बाहर से पेंट कर देंगे, भीतर से परिवर्तन होगा तो अवतल, और भीतर से पेंट कर देंगे, बाहर से परिवर्तन होगा तो उत्तल। तो इस तरह से हमारा ये 3 प्रकार का दर्पण के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो आज सबसे पहले हम लोग समतल दर्पण में देखेंगे कि समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है। क्लियर? तो यह मिटाते हैं, या देखिए यहां लिख देते हैं, समतल दर्पण में प्रतिबिंब का किरण आरेख, यानी कि इंग्लिश में क्या बोलेंगे, रे डायग्राम ऑफ इमेज इन प्लेन मिरर। यही हमारा टॉपिक है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब का किरण आरेख कैसे खींचेंगे। तो देखिए सबसे पहले करेंगे क्या कि ये हमारा एक सतह है और इसी सतह पर हम एक समतल दर्पण को खड़ा कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, यहां खड़ा कर दिए सीधा, खड़ा हो गया। तो मान लीजिए कि इधर का भाग जो है उसका पेंट किया हुआ है, यानी कि यह पीछे का भाग हो गया। ठीक है, अब यहां पर हम एक वस्तु रखते हैं जिसका प्रतिबिंब बनाना है, तब इस वस्तु का नाम दे दिए ए बी। तो अब यहीं पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि प्रतिबिंब कैसे खींचा जाता है, यह सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि चाहे समतल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, प्रतिबिंब खींचने का जो तरीका है उस सब में एक समान है। कैसे? तो जिस वस्तु का प्रतिबिंब बनाना है उस वस्तु से हमेशा 2 किरण खींचेंगे। पहला किरण जो होगा वह उस दर्पण पर एकदम परपेंडिकुलर पड़ेगा, लंबवत। देखिए यहां से एकदम विलंब होता है, यानी कि यह 90 डिग्री के एंगल पर पड़ा है, परपेंडिकुलर। और एक किरण परपेंडिकुलर नहीं होगा, किसी न किसी खास एंगल पर होगा। ठीक है, तो हम लोग उस दिन पढ़े थे कि कोई दर्पण से किरण इसे टकराती है तो इसे जाती है, तो यहां पर एक अभिलंब होता है। ठीक है, और ये भी पढ़े थे कि अगर अभिलंब से होकर ही कोई किरण आती है तो टकरा करके पुनः वापस चल जाती है। तो अब इस दोनों किरण में यह जो किरण है यह अभिलंब की दिशा वाला है। देखिए, तो यह टकरा करके इसे वापस आ जाएगी, क्योंकि यह किरण इस दर्पण पर अभिलंब के मार्फत जा रही है, और यह किरण अभिलंब नहीं है। क्योंकि देखिए अभिलंब कैसे होगा, तो यह किरण उतना ही एंगल पर परावर्तित हो जाएगी, क्योंकि परावर्तन के नियम में हम लोग पढ़े हैं कि आपतन का कोण और परावर्तन का कोण हमेशा आपस में बराबर होता है। क्लियर हो गया? तो अब हमारे पास परावर्तित किरणें 2 तरह की हो गई। एक जो समानांतर किरण गई अभिलंब के अनुदिश, माने अलोंग टू नॉर्मल, वह टकरा करके पुनः उसी अभिलंब पर वापस आ गई। और एक किरण जो गई वह टकरा करके उधर जाता। हमारे पास 2 परावर्तित किरण हो गया। अब कहता है नियम कि दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को जहां पर काटती हो या काटती हुई प्रतीत होती हो, ठीक है, वहीं पर उस वस्तु का प्रतिबिंब बन जाता है। तो नियम कहता है कि
परावर्तित किरणें एक दूसरे को जहां पर काटती हो या काटती हुई प्रतीत होती हो, वहां उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। क्लियर? यहां दो बात है कि एक दूसरे को जहां पर काटती हो या काटती हुई प्रतीत होती हो, मतलब ये दो बातें यहां पर आ गई। एक दूसरे को काटती हो का मतलब कि वास्तविक रूप से परावर्तित किरणें एक दूसरे को काटेंगी, अब काटती हुई प्रतीत होती है का मतलब कि वास्तविक रूप से नहीं काटेगी। अब इसी किरण को देख लीजिए कि एक परावर्तित किरण इधर है और एक परावर्तित किरण इधर है, तो ये परावर्तित किरण की दिशा तो ऐसे हो गई, तो ये कभी दोनों को काटेगा? नहीं काटेगा। तो कब ऐसा कल्पना कर सकते हैं कि काटेगा? तो देखिए, इसको अपनी सीध में पीछे की ओर बढ़ाइए। देखिए, हम उसको अपनी सीध में पीछे की ओर बढ़ा रहे हैं। देखिए, सीधा एकदम, ठीक है। और इस परावर्तित किरण को भी अपनी सीध में पीछे की ओर बढ़ाइए। तो यहां पर एक कटान बिंदु नजर आ रहा है जो वास्तविक रूप से नहीं कटेगा, क्योंकि वास्तविक रूप से कटने के चांस कहां है, क्योंकि यह दर्पण यहां है, अब परावर्तन इधर हो रहा है, तो वास्तविक रूप से कोई किरण इसमें नहीं काटेगी। लेकिन काल्पनिक रूप से लग रहा है कि यहां पर काट दी। तो देखिए, यह जो कटान बिंदु है वह बिंदु एक प्रतिबिंब है। किसका? जहां से किरण निकली है जिस बिंदु से, उसी बिंदु का। मतलब कि इस बी बिंदु का प्रतिबिंब यहां बन गया, इसको बी डैश मान लीजिए, ठीक है। तो वस्तु तो खड़ा है इस सतह पर, तो प्रतिबिंब भी उस सतह पर ही खड़ा होगा। तो यहां से एक आप अभिलंब गिरा दीजिए। यह सिंपल सा तरीका हो गया आपको समतल दर्पण में प्रतिबिंब खींचने का। देखिए, समतल दर्पण में यह एक्चुअली में, हालांकि स्केल से खींचते तो जितना डिस्टेंस या उतना ही डिस्टेंस अभी आता, उसका आगे हम लोग पढ़ेंगे प्रतिबिंब के बारे में। तो समतल दर्पण में यह एक प्रतिबिंब बनाने का तरीका हो गया। तो किसी भी दर्पण में प्रतिबिंब बनाने का तरीका वही होता है कि दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को जहां पर काटेगी या काटती हुई प्रतीत होंगी। तो यहां पर काट तो नहीं सकती है, क्योंकि परावर्तन के बाद तो किरणें इधर जा रही है और दोनों का दिशा भी ऐसा है कि यह परावर्तन के बाद इधर जाएगी, एक उधर जाएगी, तो कभी नहीं काटेगी, तो फैलते चल जाएंगी। तो लग रहा है कि जब आगे के तरफ इधर फैलती जा रही है तो पीछे की तरफ मिलेगी। देखिए, मिल गया, तो मिल गया, तो ए बी का यहाँ ए डैश बी डैश प्रतिबिंब बन गया। तो यही हो गया उसका प्रतिबिंब। प्रतिबिंब माने कि इमेज ऑफ ए बी, इस वस्तु का इमेज वहां पर बन गया। तो यहां पर जो कटान बिंदु है, जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, वो क्या है? वह एक्चुअल में है कि वर्चुअल में है? वास्तविक है कि काल्पनिक है? एक्चुअल तो होगा नहीं, यह काल्पनिक है। तो इस तरह के जहां प्रतिबिंब बनेंगे वह हो जाएगा काल्पनिक प्रतिबिंब, और वास्तविक रूप से जहां काटेंगे वह हो जाएगा वास्तविक प्रतिबिंब। तो इसका मतलब कि यह जो लैंग्वेज लिखे हैं इससे दो बातें स्पष्ट हो गई। यहां लिख देते हैं, यदि परावर्तित किरणें एक दूसरे को वास्तविक रूप में इंटरसेक्ट करेगी, इंटरसेक्ट करती है, तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। जब परावर्तित किरणें
किरणें एक दूसरे को काटती हुई प्रतीत, यह शब्द आएगा, होती हो तो वहां काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। दो बातें इस डिफिनीशन से निकल करके सामने आ गई, क्योंकि यहां पर इमेज बनाने का, प्रतिबिंब बनाने का यही सिस्टम है कि परावर्तित किरणें एक दूसरे को जहां पर काटती हो या काटती हुई प्रतीत होती हो, वहां उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो जो दोनों शब्द आ गए कि अगर काटती हो माने कि वास्तविक रूप से, तो वहां पर वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, और काटती हुई प्रतीत होंगी तो काल्पनिक रूप से, तो वहां पर काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब मतलब रियल इमेज, रियल इमेज, काल्पनिक मतलब वर्चुअल, वर्चुअल इमेज। अब यही से आपको स्पष्ट हो जाएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब इस दर्पण में बनते कहां हैं। तो ध्यान दीजिए, वास्तविक रूप से परावर्तित किरणें एक दूसरे को कहां काटेंगी, दर्पण के पीछे काटेंगी कि दर्पण के सामने काटेंगी, यह जानना जरूरी है। तो दर्पण के पीछे वास्तविक रूप से तो कोई किरण पहुंचेगी नहीं, क्योंकि दर्पण से ही परावर्तित होकर के फिर उसी दिशा में, उसी माध्यम में लौट जाती है। तो वास्तविक रूप से अगर कहीं काटने की संभावना बनती है तो दर्पण के सामने। तो निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के सामने बनेगा, और काटती हुई प्रतीत तब होंगी जब वह पॉइंट कहां होगा, दर्पण के पीछे। तो यहां पर यह भी बात स्पष्ट हो गया कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के सामने बनेगा और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनेगा। हम लोग देख ले, तो यहां पर वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब के बारे में नोट करके एक बात लिख देते हैं। नोट, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के सामने बनता है। ठीक, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनता है। यह दो महत्वपूर्ण बात है दर्पण के लिए। यही चीज जब हम लेंस में पहुंचेंगे तो वह ठीक उल्टा हो जाएगा, क्योंकि लेंस में परावर्तन नहीं होता है, अपवर्तन होता है। यानी कि उसमें किरणें एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाती हैं, तो वहाँ फंक्शन बिल्कुल उलट जाता है। यहाँ पर एक माध्यम से चलकर किरणें टकरा करके पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। तो यह स्पेशल जो फंक्शन है वह दर्पण का हो गया कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के सामने बनेगा, क्योंकि वास्तविक रूप से कटान बिंदु दर्पण के सामने ही मिलेगा, और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनता है। तो इस तरह से यहाँ पर एक क्लियर हो गया कि पहले तो यहाँ जान गए कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है, और इसी से डिफाइन हम कर लिए वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब को। अब यहाँ पर जब समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाना सीख गए, तो समतल दर्पण में अब प्रतिबिंब का बहुत सारा कैरेक्टर होता है कि प्रतिबिंब और वस्तु के स्थिति में क्या संबंध होता है, प्रतिबिंब और वस्तु के आकार में क्या संबंध होता है, प्रतिबिंब को कहाँ रखते हैं तो वस्तु कहाँ जाती है, प्रतिबिंब को घसकाते हैं इधर उधर शिफ्ट कराते हैं तो वस्तु को इधर उधर खिसकाते हैं तो प्रतिबिंब कितना खिसकता है, मिरर को खिसकाते हैं तो प्रतिबिंब कितना खिसकता है। इस पर बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। तो आज हम आपको इस क्लास में केवल बताएं कि दर्पण कितने तरह का होता है, उसका ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर क्या है, और उसी में बता दिए कि समतल दर्पण में कोई प्रतिबिंब बनता है तो उसका डायग्राम कैसे खींचा जाता है। और यहीं से निकल के सामने आ गया यह बात
कि वास्तविक रूप से परावर्तित किरणें एक दूसरे को काटती हैं। इमेज बनने का एक यही फंक्शन है कि परावर्तित किरणें एक दूसरे को जहां पर काटती हो या काटती हुई प्रतीत होती हो, तो वास्तविक रूप से कहाँ काटेंगे? दर्पण के सामने। तो काल्पनिक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनेगा, और काल्पनिक रूप से काटती हुई प्रतीत होगी पीछे, तो काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। ये हमारा समरी हो गया वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब का। अब जैसे जैसे हम लोग आगे पढ़ते जाएंगे, अवतल दर्पण पढ़ेंगे, उत्तल दर्पण पढ़ेंगे, तो उसमें सारा डिटेल आते जाएगा, और लास्ट में हम एक चार्ट बना के लिख देंगे आपको कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या क्या अंतर है। क्योंकि अभी अंतर लिख देंगे तो वो आपको क्लियर नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी इतना ही हम फंक्शन बताए हैं। तो यहाँ इस फंक्शन में हम यह रिजल्ट सामने आया है कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के सामने बनेगा, काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। इसके बाद और भी हम लोग आगे पढ़ेंगे तो वहाँ भी कुछ कुछ अंतर आते जाएगा, और लास्ट में सारा अंतर एक जगह निचोड़ के लिख देंगे, वो आपके परीक्षा की तैयारी के लिए हो जाएगा। तो अगले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कि समतल दर्पण में ही वस्तु के स्थिति और प्रतिबिंब के स्थिति में क्या संबंध होता है। वस्तु को कितना शिफ्ट करेंगे तो प्रतिबिंब कितना शिफ्ट होगा, दर्पण को कितना शिफ्ट करेंगे तो प्रतिबिंब कितना शिफ्ट होगा, ये सारी बातें आएगी। तो आज का बस टॉपिक इतना ही। अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि मेरा सारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तब तक के लिए नमस्कार, बी हैप्पी।